नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे एक धातु, सिर्फ एक मेटल, किसी देश की पूरी कहानी बदल सकता है? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही दौर की, उत्तर वैदिक काल की। ये वो समय था जब हमारे समाज, राजनीति और धर्म की, आप कह सकते हैं, वो नींव रखी गई जिस पर आज का भारत खड़ा है। तो चलिए इस बड़े बदलाव की कहानी को परत दर परत समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल पर गौर करते हैं। आखिर ऐसा क्या था उस एक धातु में कि उसने भारत की हजारों साल पुरानी सामाजिक और राजनीतिक नींव को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? देखिए, ये पूरा जो विश्लेषण है ना, वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि इसका जवाब वही तो है, उत्तर वैदिक काल की पूरी कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है उस सबसे बड़ी वजह से, यानी लोहे से। ये वो दौर था जब लोहे की खोज ने, कह सकते हैं, इस महान बदलाव की चिंगारी को आग में बदल दिया था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1000 ईसा पूर्व, ये तारीख एक टर्निंग पॉइंट है। इससे पहले क्या था? ऋग्वैदिक काल। समाज कैसा था? ज्यादातर पशुओं पर निर्भर, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, मतलब घुमंतू। लेकिन फिर आया लोहा, और इसने लिटरली सब कुछ बदल दिया। इसके बाद शुरू हुआ उत्तर वैदिक काल, जहां समाज एक जगह बस गया और पूरी तरह से खेती पर आधारित हो गया। यही वो ग्रेट शिफ्ट है जिसे हम आज समझ रहे हैं। अच्छा, तो इस दौर की सबसे बड़ी ताकत थी लोहा। उस समय के ग्रंथों में इसे एक नाम दिया गया था, श्याम अयस, जिसका मतलब है काली धातु। अब जरा इसके असर की कल्पना कीजिए। मजबूत लोहे की कुल्हाड़ियां हाथ में आ गईं तो घने जंगलों को साफ करना मुमकिन हो गया। लोहे के फाल वाले हल जमीन में गहरे जाने लगे तो खेती की पैदावार कई गुना बढ़ गई। ये सच में किसी क्रांति से कम नहीं था। और इन्हीं नए मजबूत औजारों के दम पर आर्य लोग अपने पुराने घर, जो कि सप्त सैंधव क्षेत्र था, मतलब आज का पंजाब और आसपास का इलाका, वहां से निकलकर गंगा यमुना के बेहद उपजाऊ मैदानों की तरफ बढ़ पाए। कुरुक्षेत्र से लेकर पूरब में विदेह तक नए नए इलाके बसने लगे। ये जो इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हुआ, वो सीधे सीधे लोहे की टेक्नोलॉजी का ही नतीजा था। अब देखिए, जब भूगोल बदला, बस्तियां बदलीं, तो राजनीति भला कैसे वहीं रह सकती थी? चलिए अब समझते हैं कि कैसे छोटे छोटे कबीलों की जगह अब बड़े बड़े राज्यों ने लेनी शुरू कर दी। और यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया, जनपद। इसका मतलब बड़ा सीधा है। जन यानी कबीला, और पद यानी पैर, मतलब वो जगह जहां कबीले ने अपना पैर जमा लिया। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट था। अब लोगों की पहचान उनके कबीले से नहीं, बल्कि उनके इलाके, उनके क्षेत्र से होने लगी थी। और यही भारत में एक प्रॉपर स्टेट या राज्य बनने की तरफ पहला बड़ा कदम था। और जैसे ही जनपद बने, राजा की ताकत वो तो आसमान छूने लगी। अब वो सिर्फ एक कबीले का सरदार नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े इलाके का मालिक था। अब राजा अधिराज और सम्राट जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां लेने लगे, और अपनी इस बढ़ती हुई ताकत का प्रदर्शन करने के लिए बहुत बड़े बड़े राज्याभिषेक समारोह और भव्य यज्ञ होने लगे। अपनी ताकत दिखाने का सबसे बड़ा सिंबल था अश्वमेध यज्ञ। इसकी प्रक्रिया बड़ी दिलचस्प है। समझिए, एक खास घोड़े को पूजा के बाद 1 साल के लिए आजाद छोड़ दिया जाता था। उस घोड़े के पीछे पीछे राजा की सेना चलती थी। अब यह घोड़ा जिन जिन इलाकों से होकर गुजरता, वो सारे इलाके यज्ञ करने वाले राजा के माने जाते थे। और अगर किसी दूसरे राजा ने उस घोड़े को रोका, तो इसका मतलब था राजा को सीधी चुनौती, मतलब युद्ध। और अगर घोड़ा साल भर बाद सफलतापूर्वक लौट आया, तो ये इस बात का ऐलान था कि इस राजा की सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो राजनीति तो बदल रही थी, लेकिन इसके साथ साथ समाज का पूरा ढांचा भी बदल रहा था। अब बात करते हैं उस नई सोशल व्यवस्था की, जिसने समाज में एक हायरार्की यानी ऊंच नीच के क्रम को और भी पक्का कर दिया। यहीं पर हमें इस दौर का सबसे गहरा और शायद सबसे स्थायी सामाजिक बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, मतलब आपके काम के हिसाब से आपका वर्ण तय होता था और ये फ्लेक्सिबल था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, बहुत कठोर, बहुत रिजिड। और ये एक ऐसा फंडामेंटल शिफ्ट था जिसकी छाप भारतीय समाज पर बहुत लंबे समय तक रही। तो इस नई व्यवस्था में समाज को साफ साफ 4 वर्णों में बांट दिया गया। सबसे ऊपर ब्राह्मण, जिनका काम था पूजा पाठ और शिक्षा देना। फिर क्षत्रिय यानी शासक और योद्धा वर्ग। उसके बाद वैश्य, जो व्यापार, खेती और बिजनेस संभालते थे। और आखिर में शूद्र, जिनका काम बाकी के 3 वर्णों की सेवा करना तय किया गया। समाज को और व्यवस्थित करने के लिए इसी दौर में कुछ नई संस्थाएं भी बनी,
जैसे कि गोत्र की व्यवस्था, जो एक ही वंश या कुल की पहचान के लिए थी। फिर आश्रम व्यवस्था का कॉन्सेप्ट भी आया, जिसमें इंसान की जिंदगी को 100 साल का मानकर 4 स्टेज में बांटा गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। लेकिन इस दौर का एक अंधेरा पहलू भी था। वो था महिलाओं की स्थिति में गिरावट। उनकी सामाजिक और धार्मिक हैसियत कम हो गई, और जो सभा समितियां होती थीं, उनमें उनकी भागीदारी लगभग खत्म ही हो गई। चलिए अब एक नज़र डालते हैं उस दौर की इकोनॉमी और धार्मिक विश्वासों पर, क्योंकि जब समाज और राजनीति बदल रहे थे तो ये चीज़ें भी तेजी से बदल रही थी। सोचिए, अर्थव्यवस्था की तो जैसे बुनियाद ही बदल गई। ऋग्वैदिक काल में क्या था? मुख्य पेशा था पशुपालन। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें, वो उतना अमीर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में एग्रीकल्चर यानी खेती इकोनॉमी का सेंटर बन गई। अब असली दौलत जमीन थी और उस पर उगने वाला अनाज। इस नई एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में धान, गेहूं और जौ ये मेन फसलें थीं। और जब खेती बढ़ी तो जाहिर है व्यापार भी बढ़ा। हाँ, अभी भी बार्टर सिस्टम यानी चीज़ों का लेन देन चल रहा था, लेकिन निष्क और शतमान जैसी कुछ यूनिट्स का इस्तेमाल भी शुरू हो गया था। कुछ इतिहासकार तो इन्हें शुरुआती सिक्कों का एक रूप भी मानते हैं। धर्म के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। ऋग्वैदिक काल के जो बड़े देवता थे, जैसे इंद्र और अग्नि, उनका महत्व अब कम हो गया। उनकी जगह ले ली त्रिदेव की नई अवधारणा ने। प्रजापति यानी ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया, विष्णु को पालक और रुद्र यानी शिव को संहारक। ये बदलाव दिखाता है कि अब समाज ज्यादा व्यवस्थित हो चुका था और उसकी जरूरतें भी बदल गई थीं। इसी दौरान यज्ञ और कर्मकांड इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स और खर्चीले हो गए थे कि उनके खिलाफ एक तरह की बौद्धिक प्रतिक्रिया हुई, एक इंटेलेक्चुअल रिएक्शन। और इसी रिएक्शन से जन्म हुआ उपनिषदों का। उपनिषदों ने बाहरी पूजा पाठ और कर्मकांडों से ध्यान हटाकर अंदर के ज्ञान पर जोर दिया। सवाल पूछे गए, आत्मा क्या है, ब्रह्म या परमात्मा क्या है? और इन सवालों के जवाब खोजना, इसी को असली ज्ञान माना गया। ये फिलॉसफी की एक बिल्कुल नई दिशा थी। तो हमने इस पूरे दौर के अलग अलग पहलुओं को समझा। अब आखिर में चलिए इसकी विरासत को और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके महत्व को समेटते हैं, क्योंकि इसी दौर ने आने वाले एक बिल्कुल नए युग के लिए जमीन तैयार की थी। अब जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समझना बहुत जरूरी है। मेंस एग्जाम में अक्सर ऐसे ही सवाल बनते हैं, जैसे उत्तर वैदिक काल में हुए सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों ने किस प्रकार महाजनपदों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। विश्लेषण कीजिए। अब इसका जवाब लिखने के लिए आपको सारे डॉट्स कनेक्ट करने होंगे कि कैसे लोहे से खेती में सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, उस सरप्लस से राजा टैक्स वसूल सका, टैक्स से एक स्थायी सेना रख सका, और इसी से स्थायी राज्यों का यानी महाजनपदों का उदय हुआ। तो इस पूरे महान परिवर्तन का सार क्या है? 4 मुख्य बातें। 1. टेक्नोलॉजी। लोहे के औजारों ने खेती और बसावट में क्रांति ला दी। 2. राजनीति। कबीलों की जगह अब टेरिटोरियल किंगडम्स यानी जनपदों ने ले ली। 3. समाज। एक कठोर जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई। और 4. इकोनॉमी, जो पूरी तरह से खेती पर आधारित हो गई, जिससे सरप्लस पैदा हुआ। और यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर भारत के पहले बड़े साम्राज्य महाजनपद खड़े हुए। और इस तरह एक धातु ने भारत के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया।